Hello students, today our topic is Python programming. In this lecture we are going to discuss about conditional statement. In our previous lecture we already discussed about if statement, if else statement. And in this lecture we are going to discuss about if and else statement, and we will see that how different conditions are given using if else statement. So let's start. सो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो तो हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, और आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या मतलब है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर किसी कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होंगे। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। और कंडीशन देने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, और इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सिंपल एक कंडीशन है और कंडीशन के ट्रू होने पर हम स्टेटमेंट को रन कराना चाहते हैं तो हम जनरली इफ़ का यूज़ करते हैं। और कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा प्रोग्राम है, a = 33, b = 200, इफ़ b इज़ ग्रेटर दैन a लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें ये बताया गया कि b ग्रेटर दैन a है कि नहीं। ठीक, कंडीशन चेक की गई है तो कॉलन का साइन देना पड़ता है। ये सिंटैक्स है इसका, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे नहीं लिखेंगे तब तक आपका प्रोग्राम एरर दिखाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इफ़ b इज़ ग्रेटर दैन a देन कॉलन का साइन। तो इसका मतलब इफ़ लिखते हैं और उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन है। तो कंडीशन देने के बाद फिर आपका कॉलन का साइन। अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट का मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू पाई जाती है, b इज़ ग्रेटर दैन a है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो इंडेंटेशन के बाद दिया हुआ। याद रखिएगा कि स्टेटमेंट को अटैच करने के लिए इफ़ से हमें इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, जो ये बताता है कि ये स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन से अटैच्ड है और कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं इंडेंटेशन के बाद तो ये एक एरर दिखाएगा, आपको लिखना ही होगा। और इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे आप जाएंगे C++ में, जावा में, तो वहाँ कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं ये बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट इससे अटैच्ड है। पर पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में स्पेस का एक इंडेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इंडेंटेशन से ही पता चलता है कौन सा स्टेटमेंट किस कंडीशन से अटैच्ड है। तो जैसे इस केस में पता चल रहा है प्रिंट b इज़ ग्रेटर दैन a, ये जो स्टेटमेंट है ये तभी प्रिंट होगा जब b ग्रेटर दैन a पाया जाएगा ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर एक्चुअली प्रोग्राम तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा लेकिन कोई भी आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट है और वो प्रिंट स्टेटमेंट भी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कंडीशन के ट्रू होने पर ही उसका आउटपुट प्रिंट होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर उसका आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा उस केस के अंदर। ये था ओनली इफ़। ठीक, इसमें सिर्फ हम इफ़ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ नहीं होता आपका। ठीक है, अगर सीक्वेंसली एग्जीक्यूशन होता है इस प्रोग्राम का, तो जैसे इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट आ भी रहा है तो अपना एग्जीक्यूट होगा, उससे इफ़ का कोई लेना देना नहीं है। तो इफ़ का सिर्फ मतलब इतना है कि इफ़ में अगर हमने कंडीशन दी है तो इस कंडीशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ऐसा नहीं दे रखा तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ इंडेंटेशन, पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन, वाइट स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। इंडेंटेशन का मतलब वाइट स्पेस जो हम देते हैं लाइन के बिगनिंग में, ये टू डिफाइन स्कोप ऑफ द कोड, ये कोड का स्कोप डिफाइन करते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पज़, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही स्टेटमेंट हो। ठीक, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी होते हैं, लेकिन हमको सेम इंडेंटेशन के साथ उनको रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे आपने इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, आपने सिर्फ इतना लिखा a = 33, b = 200, इफ़ b इज़ ग्रेटर दैन a, और फिर आपने लिखा प्रिंट b इज़ ग्रेटर दैन a, तो यू विल गेट एन एरर। तो इस केस में एरर आएगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब आपने कंडीशन लिखी है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर कि इसके बाद कोई आप ऐसा स्टेटमेंट देंगे जो कंडीशन पर डिपेंडेंट हो। ऐसा आपने दिया नहीं है क्योंकि आपने इंडेंटेशन दिया नहीं है। ये फाइंड आउट सिर्फ इंडेंटेशन से होता है, जो आपने इसके अंदर दिया नहीं है, तो फिर इस केस के अंदर एरर आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है शॉर्ट एंड इफ़। शॉर्ट एंड इफ़ का मतलब है इफ़ को शॉर्ट में इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल a = 201, b = 200, और लिखा हो इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b, प्रिंट a इज़ ग्रेटर दैन b। तो इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b के बाद कॉलन का साइन है, फिर प्रिंट है, फिर a इज़ ग्रेटर दैन b लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पहले आपने कंडीशन दी, फिर आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। तो
इसका शॉर्ट हैंड इफ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कॉलन के बाद अगर एक ही स्टेटमेंट है आपके पास तो डायरेक्ट लिख सकते हैं उसी के बाद, आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इंडेंटेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा आप करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी। ये भी इसका एक सिंटैक्स है, ये शॉर्ट हैंड इफ बोला जाता है। तो इफ़ के बाद कंडीशन लिखिए, कॉलन का साइन लिखिए, उसके बाद अगर एक ही स्टेटमेंट है आपके पास तो उस स्टेटमेंट को कंटिन्यूएशन में लिखिए, तो कोई एरर नहीं आएगी। बात करते हैं ब्लॉक्स की, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही स्टेटमेंट हो, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं जो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको सेम इंडेंटेशन यूज़ करना है, तो ये माना जाएगा उस केस में कि ये सभी स्टेटमेंट सेम कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे इस केस के अंदर देखिए, A = 33 लिखा हुआ, B = 200 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा आपने बी, इफ़ B इज़ ग्रेटर देन A, देन प्रिंट B इज़ ग्रेटर देन A लिखा हुआ है, प्रिंट थैंक यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर A 33 है, B 200 है। इसके बाद हमने कंडीशन चेक की, इफ़ B इज़ ग्रेटर देन A, देन आप देखेंगे प्रिंट B इज़ ग्रेटर देन A और प्रिंट थैंक यू, दोनों में सेम इंडेंटेशन यूज़ हुआ। इट मीन्स दोनों के दोनों स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये कंडीशन ट्रू पाए जाने पे दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज़ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट दिखाना है तो आपको सेम इंडेंटेशन का यूज़ करके उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया है। दोनों में अगर देखिए प्रिंट थैंक यू में इसमें इंडेंटेशन का यूज़ नहीं करता, तो ये एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाया था, कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं होता और ये हर हाल में एग्जीक्यूट होता, क्योंकि कंडीशन के ट्रू होने पर B इज़ ग्रेटर देन A एग्जीक्यूट होता है, और जब हम कंडीशन के बाहर आ जाते तो थैंक यू हमारा वेट कर रहा होता, तो वो प्रिंट होता ही होता है इसमें। लेकिन इस बार क्या है कि जब आपने लिखा इफ़ B इज़ ग्रेटर देन A और उसके साथ आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं, तो B ग्रेटर देन A फाइंड आउट होने पर ही ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जो B ग्रेटर देन A है भी इस केस में, ठीक है, क्योंकि B की वैल्यू 200 है और A की वैल्यू 33 है। यहाँ आप यूज़र इनपुट ले सकते हैं। मैंने प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए या सिर्फ ये कहें कि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इतना छोटा प्रोग्राम लिया है और वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है। आप इनपुट करा सकते हैं, यूज़र इनपुट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। ब्लॉक का मतलब है आपको एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो सेम इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं उसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या होगा अगर कंडीशन एक से ज़्यादा हो। तो कंडीशन अगर एक से ज़्यादा है तो हम एंड या और का यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए कंडीशन को। एंड से सेपरेट करते तो फाइनल रिजल्ट ट्रू तभी माना जाएगा जब फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन का रिजल्ट भी ट्रू है। दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स है, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स होगा। जैसे इस केस में अगर हम देखें कि A B C की वैल्यू दे रखी है, A इज़ ग्रेटर देन B, 200 इज़ ग्रेटर देन 33, ट्रू है। C इज़ ग्रेटर देन A, 500 इज़ ग्रेटर देन 200, ये भी ट्रू है। तो बोथ कंडीशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट भी ट्रू हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम एंड से कंडीशन को सेपरेट कर रहे हैं, कंडीशन को सेपरेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कंडीशन हमारे पास एक से ज़्यादा होती हैं, और एक से ज़्यादा कंडीशन है इफ़ के साथ हम दे रहे हैं, तो हमें एंड या और से सेपरेट करना पड़ेगा। और हमने अगर एंड से सेपरेट किया तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि दोनों कंडीशन का रिजल्ट अगर ट्रू है, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट भी ट्रू होगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट जो होगा इसका ट्रू होगा, और कंडीशन ट्रू पाए जाने पर इसमें जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड जो दे रखा है इसमें प्रिंट बोथ कंडीशन आर ट्रू, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम एंड की जगह और भी यूज़ कर सकते हैं, और में ये रहता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। यानी फर्स्ट ट्रू है तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू होगा, फाइनल रिजल्ट। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो भी फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है तो भी फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। हाँ, अगर दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं और राइट और से सेपरेट कर रखा है, दोनों कंडीशन का फाइनल रिजल्ट फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा उस केस में। जैसे यहाँ हम देखें तो A = 200 दे रखा है, B = 33 और C = 500 दे रखा है, और हमने लिखा इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B और A इज़ ग्रेटर देन C। तो हम चेक कर रहे हैं कि A ग्रेटर देन B है और A ग्रेटर देन C है। तो 200 ग्रेटर देन 33 ठीक है, और 200 ग्रेटर देन 500 ये फॉल्स है। तो पहला तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, लेकिन चूंकि और से सेपरेट कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट एक कंडीशन चाहिए थी जो ट्रू हो, तो फाइनल रिजल्ट या ओवरऑल रिजल्ट हमारा ट्रू माना जाएगा। तो इस कंडीशन का रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू माना जाएगा, और ट्रू के केस में इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दे रखा है हमने वो एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ये आपका आउटपुट में शो होगा। तो ये होता है एंड और में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ़ अंडर इफ़, अगर हम इफ़ के अंदर ही एक और इफ़ डिफाइन करते हैं तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में अंदर दे रखा है, हमने एक इनपुट कराया, एक्स एक वेरिएबल लिया और हमने लिखा एक्स इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, तो एक नंबर को इनपुट कराया, वो नंबर एक्स है, और हमने चेक किया एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, कंडीशन जो नंबर दिया है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो फिर
हाँ, इसके साथ जो रिलेटेड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। और वहाँ तो एक स्टेटमेंट नहीं है जैसे अभी तक होता रहा है, अभी एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, ना ही कोई दूसरा स्टेटमेंट है, बल्कि एक कंडीशन है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने कंडीशन को चेक किया इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो और ये ट्रू फाइंड आउट हुई, तो इससे रिलेटेड जितने स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, चाहे वो इफ़ ही क्यों ना हो। तो इसके अंदर जो सेकंड इफ दे रखा है फिर वो चेक होगा, क्योंकि वो कंडीशन है, तो कंडीशन तो हमेशा चेक होती है, तो एग्जीक्यूट होगा तो ये कंडीशन भी चेक होगी, देखा जाएगा इसके अंदर। तो कंडीशन दे रखी इफ़ एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू जीरो। तो मॉडलो डिवीजन ऑपरेटर जैसा हम जानते हैं कि ये रिमाइंडर को शो करता है। अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करें किसी और दूसरे नंबर से, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो मॉडलो डिवीजन से ऑपरेटर के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एक्स मॉडलो 2 का मतलब है कि अगर एक्स को जो नंबर हमने दिया है उसको 2 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर चेक कंडीशन में दे रखा है इक्वल टू 1 इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो आता है इट मीन्स जीरो तभी आएगा जब नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है? या हम ये कहें कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है इवन होगा। तो हमने कंडीशन दी इवन नंबर के लिए एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू जीरो। तो स्टेटमेंट प्रिंट कराया एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर, तो ये इवन नंबर पॉजिटिव इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंडेंटेशन का अगेन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखेंगे कि इफ़ के एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के बाद हमने कॉलन का साइन लगाया और इंडेंटेशन के बाद एक स्टेटमेंट लिखा है। ये अलग बात है कि वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये बताता है कि ये इफ़ एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट एक्स इज़ ग्रेटर देन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो पर डिपेंडेंट है। और इसके बाद जो हमने इंडेंटेशन के बाद एक और स्टेटमेंट लिखा है, जो लिखा है प्रिंट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर, ये इंडेंटेशन के बाद लिखा है दोबारा से। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू जीरो पर डिपेंडेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर, ये सिर्फ तभी प्रिंट होगा ये आपका जब आपका एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो फाइंड आउट होगा, क्योंकि जब एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो फाइंड आउट होगा ट्रू, तब आपका सेकंड स्टेटमेंट इफ एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू जीरो चेक किया जाएगा। और जब ये भी ट्रू पाया जाएगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इवन नंबर और ये मैसेज जो लिखा हुआ एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर, ये सिर्फ तभी प्रिंट होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और एक्स मॉडलो 2 इक्वल टू जीरो होगा। नेक्स्ट आता पास स्टेटमेंट। पास एक एक्चुअली एक कीवर्ड है, और कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराना होता, लेकिन हमें स्टेटमेंट लिखना मजबूरी है, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे आपने लिखा इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए कॉलन, अगर आप इतना लिख के छोड़ देंगे या इसके साथ कोई स्टेटमेंट इंडेंटेशन के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। उससे बचने के लिए आप पास अगर लिख देंगे इंडेंटेशन के बाद तो ये एरर शो नहीं करेगा। तो पास एक कीवर्ड है, आप पास लिख देंगे तो उस समय एरर नहीं आएगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो अभी तक हमने समझा कि इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होने पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो फिर हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो हम कंडीशन इफ़ के साथ लिखते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, ट्रू है, फाइंड आउट ट्रू होती है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो इंडेंटेशन के बाद दे रखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में हम कभी कंडीशन मेंशन नहीं करते। एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ये कुछ इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स देख लीजिए। ये सिंटैक्स, ये पहले फ्लो चार्ट समझ लीजिए। तो कंडीशन है, कंडीशन को चेक कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। याद रखिएगा एल्स के साथ कभी हम कंडीशन मेंशन नहीं करते। एल्स का मतलब ही ये है कि हम ये देखिए सिंटैक्स में एल्स का मतलब ही ये है कि कंडीशन फेल होने पर ये या फॉल्स पाए जाने पर ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ के साथ कंडीशन देते हैं, ट्रू पाए जाने पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और फॉल्स पाए जाने पर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ जरूर एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला पार्ट होगा। दोनों कभी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते इन लोग, क्योंकि देखिए कंडीशन एक ही टाइम पर ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ट्रू है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, और कुछ ना कुछ जरूर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, थर्ड कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये इसमें एक एडवांटेज रहता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। जैसे एक प्रोग्राम दे रखा है, मान लीजिए प्रोग्राम टू वेदर चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। लास्ट टाइम भी बताया था, ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इफ़ एल्स बताना है आपको, और जब तक आपको इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इफ़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने एज इंटर कराई, अब ये जानना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जिसकी आप एज इंटर करा रहे हैं, वो वोट देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो हमने एक इनपुट ले लिया एज और लिखा इंट इनपुट एंटर योर एज,
और फिर लिखा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ कंडीशन चेक की कि एज इज़ ग्रेटर देन 18 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ट्रू पर हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया इसके साथ यू आर एलिजिबल टू वोट, और फॉल्स होने पर हमने एल्स के साथ स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट सॉरी यू हैव टू वेट। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या तो ये प्रिंट होगा कि यू आर एलिजिबल टू वोट, या फिर ये प्रिंट होगा सॉरी यू हैव टू वेट। तो कंडीशन के ट्रू होने पर यानी एज इज़ ग्रेटर देन 18 होने पर यू आर एलिजिबल टू वोट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर ये ऐसा नहीं होता एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है या लेस देन 18 है, तो उस केस में सॉरी यू हैव टू वेट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें कि नंबर इवन है या ऑड है, तो अभी तक देखिए अभी हमने इवन का प्रोग्राम बनाया था, अभी इसको अगर हम इफ़ एल्स से बनाएं तो नंबर के साथ इवन के साथ हम ऑड भी प्रिंट करा सकते हैं। देखिए क्योंकि होता क्या है कि कोई नंबर या तो इवन होता है या ऑड होता है। नेचुरल नंबर की बात करें तो हम जैसे 1 है तो 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इवन नंबर को चेक कर रहे हैं और नंबर इवन नहीं है तो ऑड डेफिनेटली होगा, ठीक है। और तो हमने इवन नंबर का हम प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके साथ हम कंडीशन देते थे इफ़ नम मॉडलो 2 इक्वल टू 0, नम को किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें, ठीक है, किसी इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आता है तो ऑब्वियस सी बात है वो इवन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली फिर वो ऑड होगा। तो ये इफ़ एल्स के प्रोग्राम की हेल्प से हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे इफ़ नम मॉडलो 2 इक्वल टू 0, उससे पहले नम एक नंबर एक इनपुट करा लेंगे, यूज़र इनपुट लेंगे। तो लिखा हुआ ऊपर नम इंट इनपुट एंटर द नंबर, और फिर लिखा इफ़ नम मॉडलो 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट नंबर इज़ इवन और एल्स प्रिंट नंबर इज़ ऑड। तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा कि नंबर ऑड है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों में से या तो इवन प्रिंट होगा या ऑड प्रिंट होगा। चलिए अब एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इफ़ एल्स में जैसे ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल ही स्टेटमेंट हो, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। जैसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जैसे इफ़ के साथ था उसी तरीके से इफ़ एल्स के साथ था। तो एल्स वाले पार्ट में भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब ये है कि सेम इंडेंटेशन के साथ यूज़ होगा। तो जैसे इस प्रोग्राम में दे रखा है इफ़ एज इक्वल टू 200 बी इज इक्वल टू 33, और कंडीशन चेक की इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, देन स्टेटमेंट दे रखा है प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड प्रिंट 200 इज ग्रेटर देन 33। तो कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो दोनों स्टेटमेंट रन होंगे क्योंकि ये एक ब्लॉक है, ठीक है। और एल्स के साथ अगर हम देखेंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यहाँ भी एक ब्लॉक दे रखा है, दो स्टेटमेंट है जिसमें बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए एंड 33 इज नॉट ग्रेटर देन 200, तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है जो इफ एल्स से बाहर है क्योंकि इसमें एक साथ कोई इंडेंटेशन यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है इसको तो हर हाल में एग्जीक्यूट होना है क्योंकि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है वन आफ्टर अनदर। तो ये किसी कंडीशन पे तो डिपेंडेंट है नहीं। तो जब ये किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है तो लास्ट में या तो इफ़ वाला पार्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये जो लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट प्रोग्राम होगा ये तो इसको तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। तो ये था इफ एल्स के बारे में स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम अपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक था। इसे पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको इसका आइडिया हो सके कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्यों। इसको डिटेल में मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में पढ़ाया है। थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा रहा था क्योंकि इफ़ एल्स समझने के लिए आपको इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब क्या है कि कंडीशन आपके पास एक से ज़्यादा है, मोर देन वन कंडीशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ एल्स के साथ तो क्या है कि एक कंडीशन है आपके पास, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंडीशन एक से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो हम क्या काम करते हैं कि उसके लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन को हम इफ़ के अंदर यूज़ करते हैं, सेकंड को हम एलिफ के अंदर एलिफ के साथ यूज़ करते हैं। अगर कोई और कंडीशन भी हो तो फिर अगेन नेक्स्ट एलिफ के साथ यूज़ करेंगे। यानी एलिफ आप कितनी भी बार ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ एक बार लेंगे और एल्स एक बार लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इफ़ के साथ, सेकंड एलिफ के साथ, थर्ड एलिफ के साथ, फोर्थ एलिफ के साथ, फिफ्थ एलिफ के साथ, और इसी तरीके से हम जितनी भी कंडीशन है एलिफ के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हम एल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। तो देखिए लिखा भी हुआ है सिंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स। इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, तो अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो इफ़ के अंदर हम एंटर कर जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एलिफ नेक्स्ट एलिफ चेक होता है नेक्स्ट। फिर उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि वो एक्सप्रेशन ट्रू है कि नहीं। अगर वो भी फॉल्स पाया जाता है तो फिर नेक्स्ट एलिफ चेक होगा, और इसी तरीके से सभी एलिफ चेक होंगे। और लास्ट में फिर एल्स स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट के लिए अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं पाई जाती तो फिर एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये इफ़ एल्स का स्टेटमेंट था। यहाँ पर उसको थोड़ा सा और समझ लीजिए
कि इफ़ के साथ हम कंडीशन देते हैं, फिर इसके साथ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाएगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट तभी होगा जब इसके साथ कंडीशन ट्रू पाई जाती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो सीक्वेंशियल चूँकि एग्जीक्यूशन हो रहा है तो फिर नेक्स्ट एलिफ चेक होगा और उसमें जो कंडीशन 2 दे रखी है वो चेक होगी, वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू पाई जाती है तो ब्लॉक ऑफ कोड 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स पाई जाती है तो फिर नेक्स्ट एलिफ चेक होगा जिसमें कंडीशन 3 चेक होगी, तो इसके साथ फिर ब्लॉक ऑफ कोड 3 एग्जीक्यूट होगा और इसी तरीके से हम आगे तक चेक करते जाएंगे। और फाइनली अगर हमें सभी कंडीशन फॉल्स पाई जाती हैं तो एल्स वाला पार्ट तो फिर डेफिनेटली एग्जीक्यूट होना है। यानी कि जो एल्स वाला पार्ट है वो तो कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कितनी हमने 10 कंडीशंस भी दे रखी हैं, एक इफ़ में दे रखी है, 9 एलिफ में दे रखी है, और वो ये भी मान के चलें कि वो सब की सब आपकी फॉल्स पाई जाती हैं, तब भी आपका एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कुछ ना कुछ ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ़ एलिफ एल्स की स्पेशलिटी है। तो ज़्यादातर प्रोग्राम इफ़ एलिफ एल्स की हेल्प से बनाते हैं। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसके अंदर। देयर कैन बी मल्टीपल इफ़ एलिफ ब्लॉक्स, तो ये लिखा हुआ है कि एलिफ ब्लॉक एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हाउएवर देयर इज ओनली एल्स ब्लॉक इज अलाउड, तो एल्स एक होगा, एलिफ कितने भी हो सकते हैं। Out of all these blocks, only one block of the code get executed. If the condition is true, then the code inside if get executed. If condition is false, then the next condition associated with elif is evaluated, and so on. If none of the condition is true, then the code inside else get executed. तो सीक्वेंसली एग्जीक्यूटेड होता है वन आफ्टर अनदर। तो पहले इफ़ के साथ कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो नेक्स्ट एलिफ के साथ कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिफ के साथ चेक होगी, और वो भी अगर फॉल्स पाई जाती हैं सभी तो फिर फाइनली जो एल्स स्टेटमेंट है उसके साथ का ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट से समझ में आएगा आपको। देखिए टेस्ट कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन के अगेन टू रिजल्ट है, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द इफ़ के अंदर हम एंटर कर जाएंगे, यानी जो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, और अगर फॉल्स है तो फिर हम दूसरी कंडीशन एलिफ के साथ हम चेक करेंगे जो एलिफ के साथ दे रखी है, और यहाँ मान के चलें कि एक एलिफ ही दे रखा है, ठीक है। तो इसके भी अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली बात है फिर इफ़ के साथ भी फॉल्स हो गया, एलिफ के साथ भी फॉल्स हो गया, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ट्रू है तो फिर एलिफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा। एक नंबर लिया हमने 3.4 और हमने चेक किया नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, दोनों में से दो ही बातें हो सकती हैं, तो ट्रू होगी फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट प्रिंट होगा पॉजिटिव नंबर। अब अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एलिफ में हमने दे रखा इफ़ एलिफ नम इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 0। तो फिर हम चेक करेंगे अगर नम ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या वो 0 के इक्वल है, तो ये हमने एलिफ के अंदर चेक करेंगे। दो कंडीशन होगी हमारे पास, तो नंबर 0 होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है अगर 0 होगा तो एलिफ का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट मीन्स प्रिंट होगा 0। और ऑब्वियसली बात है कि अगर नंबर 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, तो फिर वो नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर के लिए स्टेटमेंट हम एल्स के अंदर लिखेंगे। एल्स में कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी बची कि अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, नंबर 0 भी नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली नेगेटिव है। तो उसे एल्स के साथ हम एसोसिएट कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो हम लिखेंगे एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। तो ये एक इफ़ एलिफ एल्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हमने ये समझा कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन को हम इफ़ के अंदर देते हैं, सेकंड को हम एलिफ के अंदर देते हैं, फिर और भी अगर कंडीशन है तो हम एलिफ के साथ देंगे, और अगर उनमें से भी कोई एग्जीक्यूट नहीं होता, ट्रू नहीं पाया जाता, तो फिर हम एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो एल्स के साथ हम स्टेटमेंट अटैच कर देते हैं। जैसे इस केस में क्या था कि ये लिखा हुआ है नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, ये नहीं है, नंबर इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है नंबर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को हमने एल्स के साथ अटैच कर दिया। दोबारा से एक बार और बात बता देता हूँ, आप इफ़ और एल्स के बीच में कितने भी एलिफ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ कंडीशंस कितनी है। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ़ और एल्स के बीच में आप कितने भी एलिफ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, कंडीशन चेक कर सकते हो, और लेकिन एक इफ़ होगा एक एल्स होगा, तो इसलिए इसे इफ़ एलिफ एल्स बोला जाता है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होता है, यानी पहली कंडीशन इफ़ के साथ चेक होगी, फिर नेक्स्ट एलिफ के साथ चेक होगी, फिर नेक्स्ट एलिफ के साथ चेक होगी, और फिर लास्ट में एल्स के साथ चेक होगी। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई भी कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो हम बाहर आ जाएंगे, नेक्स्ट एलिफ चेक नहीं होगा। मान लीजिए इफ़ के साथ कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो फिर एलिफ आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एलिफ चेक नहीं होगा, ना ही एल्स चेक होगा, तो इसको याद रखिएगा। इस केस में क्या है कि नंबर, चलिए यहाँ पर तो 3.4 था, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम यूज़र इनपुट लें यहाँ पर और लिखें नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, और कोई भी एक नंबर इनपुट करा सकते हैं, अब नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है, तो आप ये जो 3 प्रिंट स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, या तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा, या 0 प्रिंट होगा, या फिर एक नेगेटिव नंबर प्रिंट होगा।
ये एडवांटेज रहता है इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट का। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझा जाना। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम लूप को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।